तो आ गए आपका स्वागत है आपके इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे संविधान और संविधानवाद के बारे में। आखिर संविधान क्या है, संविधान हमें क्या बताता है। तो नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार, आपका स्वागत करता हूं इस PKP एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। यदि कुछ भी पार्ट आपको समझ में ना आए तो इसको आप कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको उसके हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपको एक डिस्क्लेमर और दे देता हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पर पढ़ाने का अभी तक कोई अनुभव नहीं है, तो मैं कहीं कहीं बीच में यदि अटक जाऊँ तो आप अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आखिर संविधान क्या है, पहली हेडिंग लिखनी है हमें, संविधान क्या है। संविधान एक कानूनों या नियमों का लिखित दस्तावेज है। मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। संविधान किसी राज्य का मतलब हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश ये नहीं है। राजनीतिक विज्ञान में राज्य का मतलब किसी देश, राष्ट्र से है, जो हम देश और राष्ट्र को समझते हैं। किसी राज्य का कानूनों अथवा नियमों का लिखित दस्तावेज है, दस्तावेज होता है। हाँ, तो बात करते हैं। संविधान किसी राज्य का कानूनों अथवा नियमों का लिखित दस्तावेज होता है। मैं आपको बता दूं, संविधान मैं कुछ हायरार्की बना रहा हूं, जैसे कि ये संविधान है। संविधान क्या है? संविधान का मतलब है सबसे बड़ा विधान, सबसे बड़ा विधान। मतलब कि किसी भी राज्य में इससे बड़ा कोई भी कानून अथवा नियम नहीं होगा। किसी भी राज्य में संविधान से बड़ा कोई भी कानून अथवा नियम नहीं होगा। संविधान के अंतर्गत ही आते हैं कानून। क्योंकि कानून क्या है? कानून हमारे विधान होते हैं। कानूनों को हम विधान भी कहते हैं, तो ये संविधान के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद आते हैं नियम, जो कानूनों को लागू कराते हैं, नियम या परिनियम। कानून क्या है? कानून जैसे कि हमारी संसद बनाती है, और नियम जैसे कि छोटे मोटे रूल रेगुलेशन जो हमारी लगभग कार्यपालिका बनाती है। इन सभी का जो संग्रहण है क्या कहलाया जाएगा? संविधान। जो कानून हमारे संसद द्वारा बनाए गए, जो विधान संसद द्वारा बनाए गए, वे संविधान के अंतर्गत आएंगे। उन कानूनों को जो लागू करने के लिए जो कार्यपालिका ने कुछ नियम बनाए हैं, कायदे बनाए हैं, कुछ परिनियम बनाए, वे भी संविधान के अंतर्गत ही। ये हम बात कहते हैं संविधान के बारे में। फिर थोड़ी सी चर्चा करते हैं संविधान के कुछ अलग एस्पेक्ट के बारे में। यदि मैं संविधान की दूसरी परिभाषा लिखूं तो संविधान की दूसरी परिभाषा में मैं लिखता हूं अथवा करके कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप
समाज की अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप, अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप स्वयं को बदलता रहता है। इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि हमें पता था संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया था। संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था और हमने 1949 नवंबर 1949 में इसको अंगीकृत किया था। संविधान सभा में जब संविधान बनाया गया तब उसी की जो व्यवस्था थी उसी कालखंड के हिसाब से बनाई गई थी। अब चूंकि आज का समाज बहुत बदल चुका है, इस समाज को, जो बदले हुए समाज को हमने नए नए संविधान संशोधन दिए हैं, वे भी संविधान को अलग ही जीवंत रूप प्रदान करते हैं। ये जो अब तक लगभग 100 प्लस संविधान संशोधन हो चुके हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान को जीवित रखते हैं, क्योंकि संशोधन किसी भी समाज की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। पहले समाज की कुछ और डिमांड थी, तब संविधान कुछ और था। अब समाज में डिमांड कुछ और है, तब संविधान कुछ और है। ये संशोधन ही संविधान को अपनी एक निरंतरता प्रदान करते हैं ताकि संविधान हमारे लिए उपयोगी हो सके। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसको संविधान को 2 मिनट रुकिए। हाँ, तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता रहता है, इसलिए मैं वीडियो को प्यूज कर देता हूँ। हाँ, तो समझते, इसको जीवंत रखने वाले कारक के बारे में बात कर रहा था मैं। जीवंत रखने वाले कारक, जिनमें से मैंने तुम्हें पहले एक बता दिया आप सभी को। पहला कारक कौन सा बताया मैंने? फर्स्ट कारक संविधान संशोधन। संविधान संशोधन वाला जो कारक मैंने आपको बताया है, क्योंकि संविधान संशोधन अब तक 100 प्लस हो चुके हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप किए जाते हैं। चलो जी, बात आई ठीक। अब क्योंकि संविधान एक विधिक दस्तावेज है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है और इसके जो शब्दावली है बहुत कठिन है, जो एक नॉर्मल किसी के भी समझ में नहीं आती कि संविधान का एक शब्द क्या कहना चाह रहा है। इसको समझाने के लिए हम लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो शब्द की या उस सेंटेंस की व्याख्या करता है, वह भी संविधान के अंग के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। यानी कि मैं बात करूं तो संविधान का जो दूसरे जीवंत रखने का कारण है वो है कि न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय भी इसको जीवंत रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा इसका महत्वपूर्ण कारक है, मैं लिख देता हूं कि जैसे कि कोई विधि के जानकार है, जो विधिवेत्ता है, जो संविधान पर बहुत ही सकारात्मक या अथवा नकारात्मक जो आलोचना करते हैं, उस जो कमेंट करते हैं संविधान पर, वे कहीं ना कहीं संविधान को समझाने की बहुत ही परिश्रमशील
व्याख्या करने में हमारी मदद करते हैं। यानी कि विधि वेदताओं के जो भाष्य हैं या उनके द्वारा की गई व्याख्या है, उनके द्वारा की गई व्याख्या है, यह भी हमें संविधान को जीवंत रखने में सहायता करते हैं। चौथी बात आती है कि जब हमारी संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो सरकार अध्यादेश जारी कर देती है। जब सरकार अध्यादेश जारी कर देती है तो यह भी कहीं ना कहीं संविधान के अनुरूप ही होता है, क्योंकि हम यदि कोई नियम या अथवा कानून बनाए तो संविधान से ऊपर नहीं बना सकते। यदि हमने कोई नियम या अथवा कानून संविधान से ऊपर बनाया है तो वो संविधान के अनुरूप नहीं है, न जब संविधान के अनुरूप नहीं है तो हम उसे संविधान से बाहर ही रखेंगे, हम संविधान के अंग नहीं मानेंगे। तो मैं लिख देता हूँ कि संविधान को जीवंत रखने में महत्वपूर्ण कारक है अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश भी कहीं ना कहीं संविधान को जीवित रखने का एक कारक है, क्योंकि अध्यादेश ही संसद के सत्र शुरू होने के दौरान ही यदि पास हो गया तो कानून बन जाएगा। ज़्यादातर पास होने के बाद कानून ही बन जाता है। ये थी हमारे संविधान के बारे में। अब हम बात करेंगे संविधान हमें क्या क्या बताता है। संविधान क्या क्या बताता है। यदि हम अपने संविधान की बात करें तो हम यदि अपने संविधान को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि संविधान हमें आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो मैं कुछ बिंदु लिख रहा हूँ, उनके अनुरूप व्याख्या करते हैं। नंबर 1, संविधान हमें क्या क्या बताना चाह रहा है। नंबर 1, राज्य की संरचना के बारे में। अर्थात कोई भी राज्य कैसा होगा, उसकी संरचना कैसी होगी, इसके बारे में कोई भी संविधान बताता है। जैसे कि राज्य गणतंत्र होगा अथवा राज्य राजतंत्र होगा। संविधान बताएगा कि राज्य गणतंत्र होगा अथवा राजतंत्र होगा। गणतंत्र से तात्पर्य ऐसा कि किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति उस राज्य के सबसे बड़े पद पर विराजमान हो सके। जैसे कि अपने देश की बात करें तो भारत का कोई भी नागरिक भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। हम यहाँ क्योंकि गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र में सहूलियत होती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक राज्य के बड़े पद पर पहुंच सकता है।
ये खास बात किसकी है? गणतंत्र की। दूसरी बात है राजतंत्र। राजतंत्र यानी कि वंशानुगत तंत्र, राजा का तंत्र। यानी कि मैं राजा हूँ, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा पुत्र राजा बनेगा, उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र राजा बनेगा। यहाँ राज्य की जो सत्ता है केवल एक ही परिवार तक सीमित होती है। यहाँ जो राज्य का जो प्रबंध होगा केवल एक ही परिवार के अंतर्गत होगा। राज्य के अंतर्गत जो राजतंत्र के अंतर्गत जो शासन होगा, शासन केवल एक ही परिवार के द्वारा चलाया जाएगा। ये राजतंत्र की व्याख्या है। दूसरी बात है कि संविधान हमें दूसरी क्या चीज़ बताता है। दूसरी चीज़ बताता है संविधान हमें आखिर सरकार की संरचना कैसी होगी, सरकार की संरचना कैसी होगी, कि सरकार वहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली पर होगी, कि सरकार वहाँ संसदात्मक होगी, कि वहाँ सरकार एकात्मक होगी या संघात्मक होगी। वैसे तो हम अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, एकात्मक और संघातात्मक इनके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, इसलिए अभी के लिए हम इनको ऐसे छोड़ देते हैं। केवल हमें ये देखना है कि सरकार की जो संविधान है सरकार की संरचना में क्या क्या बताएगा हमें। तीसरी बात मैं लिख देता हूँ, जो सरकार के अंग है सरकार के अंगों के बारे में भी बताएगा। सरकार के कौन कौन से अंग हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 विधायिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका, तीसरा अंग है न्यायपालिका। संविधान इन तीनों अंगों के बारे में बताएगा कि हमारी विधायिका कैसी होगी, इसकी संरचना कैसी होगी, हमारी कार्यपालिका कैसी होगी, इसकी संरचना कैसी होगी, और हमारी न्यायपालिका कैसी होगी, इसकी संरचना कैसी होगी। इन सब के बारे में हमारा संविधान इनकी चर्चा करता है। चर्चा तो कर दी, लेकिन अब इनकी शक्तियों के बारे में भी तो हमारा संविधान बताएगा। तो चौथी बात मैं लिख देता हूं, इनके शक्तियों अथवा अधिकारों की जानकारी भी देता है। हमारा संविधान इन तीनों अंगों की, इनकी अलग अलग क्या क्या अधिकार है, क्या क्या शक्ति है, इनकी भी जानकारी हमारा संविधान देगा। हमारा संविधान इन जो हमारे 3 अंग है सरकार के, इन पर नियंत्रण स्थापित करता है। हमारा संविधान सरकार को एक दायरे के अंतर्गत सीमित करता है ताकि यह नागरिकों के अधिकारों का हनन न करे। तो हमें हमारा संविधान बताता है कि नागरिकों के क्या कर्तव्य है, नागरिकों को दिए गए कौन कौन से अधिकार हैं जो सरकार उनसे नहीं छीन सकती। जैसे कि हमारे अनुच्छेद मूल अधिकार के 20 और 21 है। बाकी सभी अनुच्छेद आपातकाल के दौरान निलंबित हो सकते हैं, लेकिन ये 2 अनुच्छेद नहीं हो सकते।
इसके बारे में जानकारी भी हमारे संविधान ने ही हमें दी है। तो मैं लिख देता हूँ 5वीं बात करके कि संविधान नागरिकों के अधिकारों के बारे में वर्णन करता है। बताता है कि हम जिस देश में रह रहे हैं कि वहाँ की जो सरकार है क्या हमारा शोषण कर रही है अथवा हम अपनी शोषणकर्ता सरकार से कैसे निजात पा सकते हैं, इस बारे में हमारा संविधान बखूबी बताता है। आज बहुत गर्मी है, पसीने आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको केवल पढ़ाना है मेरा काम। आप देख सकते हैं मैं कितनी गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरी इस मेहनत को देख के मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि बीच बीच में मैं कहीं अटक रहा हूँ तो आप अपने छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाकी आप शुरू करते हैं इससे अगला टॉपिक। ये थी हमारा संविधान क्या है। संविधान के बारे में चर्चा तो बहुत है कि संविधान लिखित संविधान और अलिखित संविधान है, कठोर संविधान और अकठोर संविधान है। इसका मैं लेक्चर आगे आने वाले समय में बनाऊंगा। फिलहाल अब बात करते हैं हम संविधानवाद की। संविधानवाद से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक और मैं आपको बता दूं, संविधान कहाँ कहाँ पाया जाता है। फिर क्योंकि संविधानवाद जब हम समझेंगे तो बहुत समझने में आसानी होगी। संविधान का होना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपका घर है, आपके घर में आपके बड़े पिताजी हैं, आपके बड़े भाई हैं या आपके दादाजी हैं। आपके दादाजी ने कुछ नियम कानून आपके घर के लिए बनाए होंगे, आपके पिताजी भी उसको फॉलो करते होंगे, आपके दादाजी भी फॉलो करते होंगे। मेरे को चश्मा लगा लो। अब बात करते हैं इनके बारे में। जैसे दादाजी ने कोई नियम बनाए या कुछ कानून बनाए तो उस परिवार का वह एक संविधान तैयार कर गए, यानी कि उनके नियम और कानून उस परिवार के संविधान के जैसे ही है। इसी प्रकार जैसे हम अपने देश के बारे में बात करें तो हम अपने देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाएंगे। वे नियम और कानून चाहे हम लिखें अथवा हम ना लिखें, लेकिन वे कहीं ना कहीं हमारे देश को चलाने में सहायक है, इसलिए हम उसे उन कानूनों को अपने देश का संविधान कहेंगे। तो बात आती है, क्या संविधान प्रत्येक देश में पाया जाता है या संविधान केवल कुछ ही देशों में पाया जाता है? ये इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो संविधान लगभग हमारे सभी देशों में पाया जाता है। जो संविधान है सभी देशों में पाया जाता है, सभी देशों में पाया जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सभी देशों से मतलब क्या नॉर्थ कोरिया में भी संविधान होगा? क्या अमेरिका में भी संविधान होगा? क्या चाइना में भी संविधान है? जी हाँ, इसका आंसर है जी हाँ। संविधान प्रत्येक देश के पास है। हमारे लगभग 195 प्लस कंट्रीज है, देश हैं, इन सभी के पास संविधान है। इन देशों में कोई राज्य यानी कि कोई देश, मैं राज्य शब्द का यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस के बात कर रहे हैं, हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। मैं आपकी सहूलियत के लिए देश लिख रहा हूँ, ठीक है। कोई देश चाहे वो गणतंत्र हो, चाहे वो राजतंत्र हो,
चाहे वो तानाशाही वाला हो, तानाशाही वाला देश हो। इन तीनों प्रकार के देशों में भी संविधान पाया जाएगा। जैसे कि गणतंत्र की बात करें तो हमारा देश, जैसे कि इसमें आ गया भारत, अमेरिका, ये कैसा है? गणतंत्र है। राजतंत्र की बात करें तो हम गणतंत्र में तो हमारा, पहले मैं गणतंत्र में चीन भी लिख देता हूँ क्योंकि चीन भी हमारा गणतंत्र ही है। राजतंत्र की बात करें तो हम जैसे कि ब्रिटेन इसका एक बड़ा उदाहरण है, और कनाडा आप समझिए कि सर्च करिए कनाडा आखिर राजतंत्र क्यों है, जबकि कनाडा एक स्वतंत्र देश है। तानाशाही में हम बात करें तो सबसे प्रसिद्ध है नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया। इन सभी देशों के पास भी संविधान है। जैसे कि भारत के पास अपना संविधान है, अमेरिका के पास भी अपना संविधान है, चीन के पास भी अपना संविधान है, ब्रिटेन के पास भी संविधान है, बस लिखा हुआ नहीं है, ये अलिखित संविधान है। लिखा तो हुआ है लेकिन अलिखित से मतलब समझ लो, मैं तुम्हें थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि यहाँ अलिखित से मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल भी नहीं लिखा, नहीं, संविधान तो लिखा है लेकिन वो जो इस पर्चे पे लिखा है या जिसे किताब में लिखा है वह अपनी एक जगह संगठित नहीं है। जैसे संगठित होती है ना, एक जगह संगठित नहीं है। भारत का संविधान भी पर्चे पर लिखा है लेकिन एक जगह संगठित है, एक जगह व्यवस्थित है, उसकी संरचना एक अपने फ्लो में है। लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान है वो भी लिखा है लेकिन उसकी संरचना ना ही फ्लो में है ना ही संगठित है। इस वजह से हम ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान बोलते हैं। कनाडा का संविधान भी है और उत्तर कोरिया का भी संविधान है। इन देशों में संविधान पाया जाता है। तो आपकी एक भूल थी कि संविधान केवल लोकतांत्रिक देशों में पाया जाता है या राजतांत्रिक देशों में पाया जाता है। तो संविधान प्रत्येक देश के पास पाया जाता है। ठीक है, बात करेंगे अब हम अगला टॉपिक संविधानवाद के बारे में। तो मैं आप पहले से उतार लीजिए, इतने में संविधानवाद को लिख रहा हूँ। संविधानवाद एक राजनीतिक दर्शन है जो अपने लोगों के द्वारा या अर्थात किसी राज्य के लोगों के द्वारा शक्ति को लेता है। संविधानवाद की जो मैं आपको चर्चा बताऊं तो संविधानवाद का जो पहला जो व्याख्या है इसकी वो आई इंग्लैंड से। इंग्लैंड के राजा थे जॉन, उनका मैग्ना कार्टा था, मैग्ना कार्टा, और एक था इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स। यहाँ से संविधानवाद की संकल्पना आई, जो संविधानवाद की अवधारणा आई, व्याख्या संविधानवाद की इंग्लैंड से आई, हम ऐसे कह सकते हैं। आखिर संविधानवाद क्या है? तो मैंने आपको बताया कि संविधानवाद एक राजनीतिक दर्शन है जिसको शक्ति वहाँ के राज्य के अर्थात राज्य के लोगों के द्वारा प्राप्त होती है। अब बात आती है, क्या प्रत्येक देश के पास संविधान होता है और संविधानवाद होता है? क्योंकि हमें ये तो बात पता चलेगी कि प्रत्येक देश के पास संविधान होता है। अब बात है कि क्या उन सभी देशों के पास संविधानवाद है? तो इससे पहले समझने के लिए हम कोशिश करेंगे संविधानवाद क्या है। तो संविधानवाद में कुछ नहीं, बस एक बार ये
बात मैं लिख रहा हूँ कि संविधानवाद केवल वहाँ पाया जाता है, संविधानवाद केवल उन राज्यों अथवा देशों में, राज्यों अथवा देशों में पाया जाता है जहां सरकार संविधान के अनुरूप शासन करती हो। डेफिनेशन से ही आपको बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा। संविधानवाद उन देशों में पाया जाएगा जहां की सरकार संविधान के अनुरूप शासन करती हो। जैसे कि भारत की सरकार अपने संविधान के अनुरूप ही कानून बनाती है, अपने संविधान के अनुरूप ही नियम बनाती है और अपने संविधान के अनुरूप ही अपनी सारी व्यवस्था संचालित करती है। तो हम कहेंगे कि भारत में संविधानवाद है। इसी प्रकार अमेरिका भी करता है, तो अमेरिका में भी संविधानवाद है। संविधान तो हमारा चीन के पास भी है, जो पड़ोसी देश है हमारा चीन, इसके पास भी है संविधान, लेकिन वह अपने संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करता। इसलिए हम यह नहीं कहेंगे कि वहाँ संविधानवाद है। चाहे चीन खूब चिल्ला कर कह ले कि हमारे पास संविधानवाद है, लेकिन राजनीतिक जो दृष्टिकोण है उससे वहाँ संविधानवाद घोषित नहीं किया जा सकता। उत्तर कोरिया, वहाँ का जो तानाशाह है, अपना आप को घोषित करता है कि हमारे देश में संविधानवाद है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं क्या उनके देश में संविधानवाद है? नहीं है, क्योंकि संविधान होना और संविधानवाद होना बहुत ही अलग अलग चीज़ है। जहाँ संविधान लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक दोनों देशों में पाया जाता था, लेकिन संविधानवाद केवल लोकतांत्रिक देशों में ही पाए जाने की संभावना है। वैसे तो संविधानवाद अपनी परिभाषा के अनुसार हर जगह पाया जा सकता है, जैसे कि संविधान के अनुरूप कार्य करना संविधानवाद, लेकिन ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में ही संविधानवाद पाया जाता है। तो यदि आपको इस लेक्चर में कुछ समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप इसको कमेंट में लिखकर भेज दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में कुछ विस्तृत व्याख्या आने वाले व्याख्यानों में कर देंगे हम। धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।